जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हर दिन की तरह फिर से हम हाजिर हैं आप सभी के लिए एक नए मॉक टेस्ट के साथ। और मॉक टेस्ट नंबर है दोस्तों 41वां, यानी कि 40+1 भैया 41 में मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए हम टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। 5000 क्वेश्चनों का कलेक्शन, वो भी फिजिक्स ही फिजिक्स के। इसीलिए बच्चों ये मॉक टेस्ट देना आपके लिए आवश्यक। एक एक मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यार से और ईमानदारी के साथ दीजिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, एयरफोर्स की, नेवी की, है ना, इसके साथ साथ बच्चों इंडियन कोस्ट गार्ड की, जेईई मेंस, एडवांस, आईआईटी, 12th क्लास, एकेडमिक क्लास, जितनी भी तैयारी कर रहे हैं आप, जो भी हमें आपको फिजिक्स परेशान करते हो, आज की क्लास है और ये मॉक टेस्ट क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 976 नंबर। आज बच्चों 1000 क्वेश्चनों तक पहुंच जाएंगे आप। 976 ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो क्या है? देखो बच्चों, क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ? किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा, कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देता है, शेष भाग कार्य करने में खत्म हो जाता है। यह है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। जैसे आपने किसी वस्तु को 5 जूल ऊर्जा दी, उसमें से 3 जूल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो गई और 2 जूल खत्म हो गया, तो क्या हुआ? ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही तो हुआ कि नहीं हुआ? इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है। इज द करेक्ट आंसर बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 977 जीरो केल्विन ताप पर गैस की कौन सी राशि शून्य हो जाती है? जानते हैं आप जीरो केल्विन टेम्परेचर क्या होता है? जीरो केल्विन टेम्परेचर का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह वह मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर सब कुछ जम जाता है। जिस ताप पर मॉलिक्यूल्स यानी अणु जम जाते हैं। बात आई बच्चों समझ में? मॉलिक्यूल्स ही जम जाते हैं तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से करिए। काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन करिए बच्चों। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, करो। किसी गैस के अणु की प्रति इकाई स्वतंत्र कोटि का माध्य गतिज ऊर्जा बतानी है। देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है बच्चों F/2 nRT। डिग्री ऑफ फ्रीडम है या F, और नॉर्मली इसकी वैल्यू 3 होती है। हमेशा सिंगल एटम गैस मान के चलते हैं। या तो ये फॉर्मूला लगता है या बच्चों 3/2 कैपिटल NKT लगता है। ये जनरल फॉर्मूला होता है एनर्जी का। लेकिन इसने कहा है प्रति इकाई अणु के लिए, किसी गैस के अणुओं की प्रति इकाई स्वतंत्र कोटि। तो पर यूनिट के लिए n का मान कितना दिया है? 1 दिया है। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3/2 कैपिटल K। और 1 मोल की बात करता तो आपके लिए आ जाता है स्मॉल n बराबर 1। आंसर आ जाएगा बच्चों ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त, कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बच्चों आ रहा है 979। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन 979। एक मनुष्य के स्थिर लिफ्ट के भीतर एक सरल लोलक काल को मापता है तथा t सेकंड पश्चात प्राप्त करता है। यदि लिफ्ट का ऊपर की ओर g/4 एक्सेलेरेशन के साथ गति करती है तो लोलक का आवर्तकाल हो जाएगा। देखो बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको। आप जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t बराबर 2π√L/g या L/ एक्सेलेरेशन नेट। बच्चों एक ही है पेंडुलम, तो t प्रोपोर्शनल टू ये क्या आ जाएगा? A नेट। अब बच्चों क्या है कि सबसे पहले अगर मैं इसमें रेशियो निकालूंगा T1/T2, ये आ जाएगा रूट के अंदर A2/A1। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि g/4 एक्सेलेरेशन के साथ ये त्वरित होता है कहां? ऊपर की ओर। इसका मतलब A2 कितना आ जाएगा? A2 आ जाएगा g + g/4, ये आ जाएगा 5g/4।
बच्चों अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो एक्सेलरेशन जुड़ जाता है, नीचे की ओर आती है तो घट जाता है। तो अगर मैं यहां पे ध्यान दूं, अंडर रूट A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5g/4 बटे जी से जी कट जाएगा, तो आ जाएगा रूट के अंदर 5/4। मैं इसको लिख सकता हूं √5/2। और T1 की वैल्यू कितनी है T, तो T2 निकालना है, तो T/T2 बराबर √5/2। बच्चों कैंची का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2T/√5 बराबर T2 हो जाएगा। ऐसे आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, तो आ जाएगा आंसर आपके पास सी। कर सकते हो बच्चों, इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए 980 नंबर, 980 करिए। एक सरल लोलक की विषुवत रेखा पर ले जाने पर इसका दोलन काल, टाइम पीरियड। जानते हैं विषुवत रेखा क्या होती है, पृथ्वी है। और बच्चों अगर आप यहां पर लेके आएंगे, यहां जी होता है मिनिमम और यहां जी होता है बच्चों मैक्सिमम, और जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है2π√L/G। तो बच्चों यहां पर विषुवत रेखा पर जी कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। विषुवत रेखा पर अगर आप ऐसे जाएंगे या आप ऐसे चले जाएं तो जी क्या होगा, कम होगा, और जी के कम होने से टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, यानी बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बेटा पानी ला दो। 981 नंबर, 981। यदि एक सरल लोलक का आवर्तकाल का समीकरण दे रखा है, वो ये दिया है, तो तब कण की अधिकतम चाल होगी, मैक्सिमम स्पीड जानते हैं एसएचएम में क्या होती है, वी मैक्सिमा। वी मैक्सिमा होता है बच्चों ए ओमेगा, क्या होता है ए ओमेगा, और ए की वैल्यू कितनी है 3, ओमेगा की वैल्यू है 100। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 300 आ जाएगा। ये आपके पास ए और ये बेटा आपके पास ओमेगा, ए साइन ओमेगा टी +-5 वाला फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन, 982 नंबर, 982 बच्चों, 982। करो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक समान पतली छड़ की लंबाई L है, सहित M है, इसका उस अक्ष के परता जड़त्वागुण जो कि इसके तल के सिरे से L/3 दूरी पर स्थित बिंदु से होकर लंबवत जाती है, इसमें लगेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बच्चों ये आपके पास कोई L लंबाई की रोड है, इसके यहां सेंटर से होकर जाने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM, और यहां से L/3 डिस्टेंस पर, ये बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है L/2, तो ये आपके आवाज x निकल के आ जाएगा। और इस x को कैसे निकालोगे बच्चों, L/2 - L/3, ये आ जाएगा L/6 आ जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालोगे I बराबर, तो ये आ जाएगा ICM + mx²। और बच्चों रोड का ICM जानते हैं आप, ये होता है ml²/12 + m, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है L/6 का होल स्क्वायर। तो यहां से मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये ml²/12 और ये आ जाएगा ml²/36, ये आ जाएगा बच्चों कैलकुलेशन करने पर ml²/9। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और कई बार भी आ चुका है, वो बहुत फेमस भी है, ध्यान रखना है। 983, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह के कक्षीय वेग, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, V0 बराबर होता है बच्चों Gme/RE, और पलायन वेग S के वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, रूट के अंदर 2Gme/RE। फॉर्मूला पता हो आपको, दोनों के बीच में ध्यान देंगे आप, ये लिखा हुआ है Vx, तो अब दोनों को भाग दे दोगे तो Gme/RE, Gme/RE को क्या लिख सकते हैं V0, तो यहां से जो Vx की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी V0 × √2, क्या आ जाएगी V0 × √2, तो Vx की वैल्यू V0 × √2 बॉम्बई। अगला क्वेश्चन बच्चों, पृथ्वी के तल के समीप एक छोटा उपग्रह परिक्रमा कर रहा है, बहुत बढ़िया, इसकी कक्षीय वेग होगा, पृथ्वी के पास गति करने वाले उपग्रह की जो वेलोसिटी होती है बच्चों वो V0 बराबर
रूट GME/RE होती है। इसकी मैं कैलकुलेशन लगाऊं तो यहाँ GRE लिख सकता हूं, कैपिटल GME बराबर GRE² होता है, एक R से R कट जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे कि 8 किलोमीटर पर सेकंड आता है। याद रखना, पृथ्वी के पास गति करने वाले सैटेलाइट की वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 985, दूरसंचार उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। जानते हैं आप दूरसंचार उपग्रह क्या होते हैं? जो पृथ्वी के रिलेटिव यानी सापेक्ष, रेस्टेबल यानी स्थिर होते हैं, जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होते हैं बच्चों, स्थिर होते हैं मतलब पृथ्वी का आवर्तकाल होता है उतना आवर्तकाल इनका होगा। क्वेश्चन नंबर 986, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है। m द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या R ऊंचाई तक ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि। आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh पढ़ा है, लेकिन ये पूरा फॉर्मूला नहीं होता, पूरा होता है mgh/1 + h/re। ये होता है, इसने कहा है कि h को re के बराबर ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग आएगी, तो आ जाएगी बच्चों mgre/1 + re/re। re/re 1 हो जाएगा तो आ जाएगा हाफ mgre। क्या आ जाएगा बच्चों? हाफ mgre। कौन भाई आंसर? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 987, अपरूपण विकृति के कारण परिवर्तन होता है। देखो बच्चों, अपर स्ट्रेन जो होती है ना, उसके कारण किस चीज में चेंजिंग आती है? लंबाई में, चौड़ाई में, आकृति में, आयतन में, केवल शेप में, स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती है। अपर स्ट्रेन का मतलब समझते हैं, ये मेरे पास कोई रॉड है, यहां पर मैंने फोर्स लगाया तो ये रॉड से ऐसे तिरछी हो जाएगी, ये होती है अपर स्ट्रेन। जैसे आपने देखा होगा रेलगाड़ी की पटरियां देखी हैं, रेलगाड़ी की जो पटरियां होती हैं, रेलगाड़ी लगातार चलती रहती है तो ऊपर से कुछ चौड़ जाती है, क्या चीज चेंज हो रही है? शेप चेंज होती है, केवल आकृति से अपर स्ट्रेन कहते हैं। 988, प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर वेग होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां से हम v वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं थीटा एंगल पर, इसके ऐसे फैक्टर होते हैं, एक होता है v cos थीटा और एक होता है v sin थीटा। मैक्सिमम पॉइंट पर ऊपर वाला हो जाता है 0, लेकिन ये इतना ही लगा रहता है v cos थीटा। यही पूछा है आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है? नीरज चोपड़ा ने फेंका था ना भाला, तो वही वाला सीन है ये। अगला बच्चों 989, क्षैतिज घर्षण के अधिकतम मान को कहते हैं। देखो बच्चों, स्थैतिक घर्षण जो होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs, इसका मैक्सिमम मान जो कहलाता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, सीमांत घर्षण बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। अगला बच्चों, यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा को दोगुना कर दिया जाए तो इसका समवेग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। ये बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m होता है। तो यहां से p प्रोपोर्शनल टू आ गया रूट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को डबल करोगे तो मूवमेंटम कितना आ रहा है? √2 गुना आ रहा है। तो कितना आ रहा है बच्चों? 2 गुना √2 गुना। इसका दिल्ली आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। 991, 9 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक बॉम्ब जो है वो 3 kg और 6 kg के दो टुकड़ों में विस्फोटित हो जाता है। 3 kg के टुकड़े की वेलोसिटी दे रखी है इतनी, 6 kg के टुकड़े की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो पहले वेलोसिटी निकाल लो, ठीक है? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से m1v1 बराबर m2v2, बिना किसी टेंशन के। m1 3 kg और वेलोसिटी 1.6, m2 6 kg, वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चों सीधे सीधे आ जाएगा, यहां से ये 2 बार कट जाएगा तो वेलोसिटी आ जाएगी v2 0.8। अगर हम इसकी एनर्जी निकालें तो हाफ mv², तो हाफ मास कितना दे रखा है बच्चों? v2 का 6 kg, v² बोले तो 0.64, 8×2 64, तो यहां से ये 3 बार कट जाएगा, 4×3 12 और 6×3 18 और 1 19, तो 1.92 जूल। तो सिंपल है, सीधी कैलकुलेशन कर दिया। 992 क्वेश्चन, यदि एक कण एकल परमाणु गैस की सिंगल एटम गैस है, 1 मोल को द्विपरमाणु गैस के 1 मोल से मिलाया गया तो मिश्रण का गामा। देखो बच्चों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है,
और डिग्री ऑफ फ्रीडम का एफ मिक्स लगता है। याद रखना, एफ मिक्स लगता है F1N1 प्लस F2N2 बटे N1 प्लस N2। देखो बच्चों, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो लगेगा F1, वो निकालो पहले तो गामा के रिलेशन से। जो गामा होता है ये होता है 1 + 2/f, ये होता है बच्चों। अब आपके पास ये जो वैल्यू दे रखी है, यहां से पहले F1 निकालो फिर इसका F2 निकालो। ठीक है बच्चों, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इस गामा को लिख सकता हूं 1 + 2/3। तो ये बच्चों ये हो जाएगा 2/f, ये F1 की वैल्यू आ जाएगी। मैं बच्चों इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूं 1 + 2/5, तो ये F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 F2 कितना आ गया? 3 और 5 आ गया। मैं अगर यहां से F में से मिक्स निकालूंगा तो F1N1 प्लस F2N2 बटे N1 प्लस N2, एक मोल है। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 8 बटे 2 बोले तो 4। ये आ गया F मिक्स। तो गामा मिक्स निकालोगे बच्चों, फॉर्मूला है तो 1 + 2/f, F कितना है? 4, तो यानी 1 + 0.5, तो ये आ जाएगा 1.5। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का। क्वेश्चन नंबर 993, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का संबंध होता है, किससे होता है? संवेग संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से। उसी रूप को दूसरे रूप में पूछ लिया क्वेश्चन बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन से। अगला, सावन का एक बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? देखो बच्चा ये ध्यान रखिएगा, इंटरफ्रेंस के कारण रंगीन दिखाई देता है, कलर इंटरफ्रेंस, ध्यान रखना, याद रखने वाला क्वेश्चन। दो तरंगों की इंटेंसिटी रेशियो दे रखे 9:1, व्यतिकरण से उत्पन्न होती है, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो, आपको तीव्रताओं का रेशियो I1:I2 कितना दे रखा है बच्चों? 9:1 दे रखा है। बच्चों अगर मैं I मैक्सिमा ओवर I मिनिमा निकालना चाहता हूं, इसकी वैल्यू होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये होती है बच्चों। मैं I1 को मान लेता हूं 9, ये I1 9 आ गया, I2 1 आ गया, तो ये √9 + 1 का होल स्क्वायर बटे √9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। √9 3 होता है तो 3 + 1 बच्चों 4 का होल स्क्वायर, और ये 3 - 1 बोले तो 2 का होल स्क्वायर, तो 16/4, तो आंसर आ जाएगा 4:1। तो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 996 बच्चों, प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना कहलाता है। बच्चों किनारों से मुड़ना परावर्तन तो नहीं कहलाता, अपवर्तन नहीं कहलाता, व्यतिकरण अलग होता है, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश के अवरोधों से, जैसे बोलते हैं ना अंधेरे बंद कमरे में भी प्रकाश का पहुंच जाना, वो क्या है? कॉर्नरों से टकराकर बिखर जाने का गुण होता है। अगला, वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है तो आपतन कोण का मान होगा। देखो बच्चों ये क्या कह रहा है कि वायु से कांच में जाते हुए रेयर टू डेंस मीडियम में कोई प्रकाश की किरण जा रही है, वह पूर्णतः ध्रुवित है। 100% अगर पोलर हुई तो उसमें क्या होता है? एंगल ऑफ IP, ये ब्रूस्टर एंगल होता है 10 IP, और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है, n बराबर 10 IP। तो यहां से अगर मैं इंसिडेंट एंगल निकालूंगा तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स n। ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका दिल्ली आंसर ब्रूस्टर वाला थ्योरी है। 998, निम्न में से किसका ध्रुवण नहीं हो सकता? पोलराइजेशन किसका नहीं हो सकता? वे तरंगें जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, जैसे रेडियो वेव, पराबैंगनी वेग, अवरक्त, पराश्रव्य। बच्चों पहले इसको यह देखना है कि किसका पोलराइजेशन नहीं हो सकता। पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, पराश्रव्य तरंगें, पहले हमें यह समझना है। देखो रेडियो वेव जो होती है, पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवण, ध्रुवण का मतलब होता है बच्चों ये पोलराइजेशन है। ये एक पोलरॉइड दे रखा है, यहां से प्रकाश इससे बाहर तभी निकल सकता है जब प्रकाश कैसा होगा? अनुप्रस्थ होगा। कैसा होगा बच्चों? अनुप्रस्थ होगा, जिसे बोलते हैं लैटिट्यूडनल, तो ही प्रकाश बाहर निकलेगा बच्चों, ऐसे प्रकाश बाहर निकलेगा बच्चों। तो यानी यहां पे अगर आपसे पूछा गया
कि रेडियो वेव जो होती है बच्चों वो भी लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल होती है, जिस प्रकार अनुप्रस्थ, परावैगनी, अवरक्त और पराश्रव्य। देखो बच्चों परावैगनी किरणें भी इसी का ही होती हैं। पराश्रव्य कौन सी तरंगें होती हैं? जो ध्वनि तरंगें होती हैं, है ना, श्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। तो इसीलिए अल्ट्रासोनिक वेव का कभी भी पोलराइजेशन नहीं हो सकता। अगला बच्चों, क्योंकि ऊपर की तीनों लाइट वेव थी, नीचे की साउंड वेव थी, तो साउंड वेव का नहीं हो सकता। अगला, आई नॉट इंटेंसिटी के प्रकाश की दिशा से 45 अंश कोण पर ध्रुवक स्थित है। ध्रुवक से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी। देखो बच्चों पहला सीधा सीधा फंडा है, 45 से हमें कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा जब किसी पोलरॉइड से प्रकाश बाहर निकलता है और उसकी इंटेंसिटी यहां आई नॉट है, तो निकलने के बाद इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना, एंगल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों 1000 10 सेंचुरी होने वाले हैं भैया। 1000 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। अग्रवनत वाइस्का वाला डायोड है। ऐसा कौन सा डायोड है इसमें जो फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, यानी फॉरवर्ड में कौन सा जुड़ा हुआ है? देखो बच्चों पीएन डायोड होते हैं, तो ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए, तो इसे हम फॉरवर्ड कहते हैं। या ये बड़े से उधर वाला छोटे से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बिल्कुल फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन। ये फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन नहीं है, ये भी फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन नहीं है, ये भी कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों, ये आपके 1000 क्वेश्चन हो गए। यहां से आगे लगातार चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।